वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। दिस इज शाइन सर और हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 17, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो पिछले वीडियो के अंदर जैसे कि मैं आपको सब बता चुका हूँ कि पॉवर्टी क्या थी, देन बीपीएल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको कैसे मेज़र किया जाता है कि किस व्यक्ति को हम कहेंगे कि पॉवर्टी के हिसाब से भी किसको पुअर कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं, ये हमने देखा था। देन वी आल्सो स्टडीड द टर्म्स लाइक एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। और भारत में जो पॉवर्टी है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि कितने लोग हैं वो गरीब हैं भारत के अंदर, तो ईयर दर ईयर कैसे उसमें सुधार हो रहा है। वी ऑल्सो स्टडीड द टॉपिक्स लाइक रूरल पुअर और अर्बन पुअर। फिर लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में वो था रीजंस ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के कारण क्या हैं, गरीबी के कारण क्या हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन। पॉवर्टी मतलब गरीबी, एरेडिकेशन मतलब उससे निजात पाना, उससे छुटकारा पाना। अब पॉवर्टी से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं, इसके लिए हम क्या प्लान बनाएं ताकि हमें इस बीमारी से, यानी कि जो पॉवर्टी नामक एक जो समस्या है, इससे निजात मिल सके। तो जैसे कि आप जानते हो कि पॉवर्टी धीरे धीरे ये अपनी जो ग्रिप है और ज़्यादा मजबूत करती जा रही है, क्योंकि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब पॉवर्टी को हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, अगर हम गरीबी को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए जो इसके रीजंस हैं, हमने जिस पे सर्च आउट किया था कि इसके कारण क्या है, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे, वो कारणों को अगर हम ध्यान से देखें, उनके ऊपर काम करें, उनसे हम उनको मतलब इस प्रकार से उसके ऊपर काम करें कि हमारी जो पॉवर्टी है वो पूरे तरीके से एरेडिकेट हो जाए, पूरे तरीके से देश से निकल जाए। अब तक लगभग 11 प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं। 11 प्लान्स का मतलब भारत को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स जो थे, पंचशील योजना कहा जाता है, जिसको पूरी दुनिया को दी थी, जिसके मुताबिक भारतीय जो डेवलपमेंट है, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए अगर हम देखिए, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो 2 दिन 3 दिन या 10 महीने या साल 2 साल में नहीं होता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो भारत जैसा देश जो आज़ादी के बाद बंटवारे का भी शिकार हुआ, भारत में कम्युनल वायलेंस भी हुआ, तो इतनी ज़्यादा मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन से भारत बाहर निकला था। और बंटवारे से पहले की बात करें तो तब भी भारत के ऊपर बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने हमला किया, बहुत सारी जो हमारे यहाँ की कीमती चीज़ें थी वो ले गए, यानी कि भारत को प्रॉस्परस होने में बहुत ही ज़्यादा मतलब समय लगने वाला है। ऐसे में जो प्लान्स बनाए गए कि 5-5 साल का अंतर लेंगे हम, और 5 साल के अंदर किसी एक समस्या के ऊपर काम करके उसको हम पूरे तरीके से देश से ख़त्म कर देंगे। तो इसी को पंचवर्षीय योजना या पंचशील योजना कहा जाता है। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि समस्याएं कम हुई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं। टिल देन निगलेक्शन ऑफ रूरल एरियाज इन स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्क प्लान इज फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के लिए जो मेन चीज़ को जो माना गया है हिस्सेदार, कि पॉवर्टी क्यों ज़्यादा भारत के अंदर रही है, उसके लिए सबसे मेन चीज़ रही है कि रूरल एरियाज़ के अंदर, यानी कि जो गांव के एरियाज़ रहते हैं, देहात है, जो वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें प्लान्स की, पॉलिसीज़ की, जो कि सरकार बनाती है, तो उसके लिए जो पॉलिसी जो रहनी चाहिए वो समान रूप से रहनी चाहिए हर एक जगह पर, भले वो गांव है शहर। लेकिन भारतीय इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती थी उसमें अर्बन एरियाज़ को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता था, यानी कि मेन सेंटर उसका रहता था अर्बन एरियाज़, और जो हमारी रूरल एरियाज़ थे उनको ध्यान में रखकर स्ट्रेटजीज़ नहीं बनाई जाती थी। तो ये एक मुख्य कारण है जिस कारण से पॉवर्टी देश से नहीं जा रही है। अब भारत की बात करें हम, तो भारत जो है ये गाँव का देश है, यानी कि वैसे तो ज़्यादातर देखा जाए तो भारत के अंदर गांव बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक एक शहर के आजू बाजू के एरियाज़ को काउंट करें तो बहुत सैकड़ों गांव आपको उसके आजू बाजू में मिल जाएंगे। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। तो भारत की जो इकोनॉमी है, अगर उसकी हार्ट बात करें, उसके दिल की बात करें, उसका केंद्र जो है वो विलेजेस ही हैं। तो अगर हम प्रॉस्परस होना चाहते हैं, अगर हम और ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो केंद्र है इस चीज़ का, जो सेंटर है, दैट इज़ द विलेजेस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्च करके अपना जो बजट है इस प्रकार से सेटअप करना चाहिए कि गांव जल्दी से जल्दी डेवलप हों, और गांव डेवलप होंगे तो देश अपने आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल बाय डेवलपिंग विलेजेस ओनली। अगर हम भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए, सबके लिए हमें विलेजेस को डेवलप करना चाहिए।
दस थ्रू द प्रोग्राम लाइक ग्रामोदय से भारत, ये जो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया था, ये किया गया था अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेजेस, यानी कि विलेजेस को ऊपर लाने के लिए, यानी कि विलेजेस को अच्छा समृद्ध बनाने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था जो सरकार के द्वारा, जिसका नाम है ग्रामोदय से भारतोदय। ये आपने टीवी में काफ़ी बार सुना होगा इसका नाम। अब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एम्फेसाइज्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्लान्स एंड प्रोग्राम्स फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। फॉर दिस स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसके लिए सरकार ने जो मेन जो फोकस अपना किया है वो गांव के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर किया है। गांव के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, पहले तो बेसिक नीड्स की कॉमन ज़रूरत की चीज़ें जो है उनके ऊपर काम किया जाएगा, फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी डेवलपमेंट की जाएगी, और जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि गृह उद्योग जिसको हम कहते हैं, उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। अगर गांव के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोग शहरों की तरफ नहीं भागेंगे, और गांव से जो फ्लो ऑफ पीपल यानी कि माइग्रेट करते हैं लोग, वो नहीं होगा, और गांव हमारे खाली नहीं होंगे। और इस तरीके से गांव में जो लोग काम कर रहे हैं, गांव में भी इनकम मिलेगी लोगों को, तो अ फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज एंड पॉवर्टी विल बी डिक्रीज। तो गाँव में जहाँ पर ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि शहरों के अंदर जो लेवल है लोगों का, अब देखिए 5,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति को शहर में हम गरीब नहीं बोल सकते हैं, तो शहरों में लोग तो इससे ज़्यादा कमा ही लेते हैं, लेकिन गांव में लोगों के पास काम नहीं रहता है। तो ऐसे में गांव में अगर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जनरेट होंगी, काम जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो ऑब्वियसली लोग शहरों की तरफ नहीं जाएंगे और गांव में रह के अपना गुजर बसर करेंगे। इससे पॉवर्टी ख़त्म होगी धीरे धीरे। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ थ्रस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हैवी एंड की इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद स्लोगन गरीबी हटाओ। For their development, encouragement has been given to the development of cities. On the other hand, with the objective of Green Revolution, Land Reforms Act have been implemented so that the development may be there in agricultural sector, as a result of which production will increase, employment opportunities will be created, employment will be increased, and poverty level could be reduced. It was believed that as a result of development of industries, benefits achieved by owners of industries will increase income of rich farmers and landowners, which will be distributed among poor people, and thus it will decrease in. But this strategy proved to be optimistic bubbler. Speed of economic development of the country remained slow. Along with slow economic development, distribution of income with inequitable and unequal. As a result of it, income and wealth was concentrated in the hands of few rich people only. Thus no improvement was there in the condition of poor people. As a result of improper distribution of the income, rich became richer and the poor remained where they were. अब यहाँ पर पहला बताया गया कि सरकार ने क्या किया गया। आज़ादी के बाद एक स्लोगन दिया गया, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ मतलब रिमूव पॉवर्टी, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको डेवलप किया गया, उनको और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके, और ज़्यादा लोग अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करेंगे तो उनको इनकम ज़्यादा मिलेगी, देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, जो काम करने वाले लोग हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मालिक को फ़ायदा होगा, मालिक को फ़ायदा होगा तो मज़दूरों को फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो किया गया गरीबी हटाओ के नारे के साथ। इसके साथ साथ गांव की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी उसको भी बढ़ावा दिया गया, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, फिर लैंड रिफॉर्म एक्ट्स लागू किए गए ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर भी डेवलपमेंट की जा सके और प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। लेकिन हुआ इसका विपरीत, उल्टा हुआ कि आज बड़े बड़े जो उद्योगपति थे जिन्होंने उद्योग खोले थे, आज जो ऑल्दो बेनिफिट बढ़ा है, यानी कि जो लोगों को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो बेनिफिट जो है सिर्फ बड़े लोग, अमीर लोगों के पास ही रह रहे हैं, यानी कि जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो लोग फ़ायदा कमा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जो गरीब मज़दूर हैं वो तो अपनी उसी जगह पर पड़े हैं। यानी कि अमीर जो थे वो और अमीर होते जा रहे हैं इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी के द्वारा, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब जो थे वो वहीं के वहीं पड़े हैं। यानी कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क वॉज एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, बट हुआ इसका उल्टा कि जो वेल्थ थी, यानी कि जो पैसा था वो कुछ पूंजीपति लोगों के पास रह गया, और गरीब था वो बेचारा और ज़्यादा गरीब होता गया। अब ये जो चीज़ आप अगर इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए, अब कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल एक तरह से
इनकम की बात करें, लोगों की इनकम यानी कि जेब पे ताले लगे हुए हैं, आप लोग इससे भली बात ही वाकिफ होंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं आपके पेरेंट्स की इनकम। जैसे कि सैलरीज़ की बात करें तो कहीं पे 50% सैलरी आ रही है, कहीं 60 आ रही है, कहीं 70 आ रही है, और तो कहीं तो मैं तो कहूँगा आ ही नहीं रही है। और ऐसे में हमारे जो अंबानी बंधु हैं वो दुनिया के, कुछ समय पहले शायद मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि 5वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन इस वीडियो में यानी कि कल और आज में इतना फ़र्क पड़ गया है कि वो चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दुनिया में। उनसे आगे सिर्फ 3 लोग हैं, जिनमें से मार्क जकरबर्ग और एक हमारे बिल गेट्स हैं और तीसरा कोई और व्यक्ति, यानी कि 3 लोग सिर्फ आगे रहे, यानी चौथे सबसे धनी व्यक्ति बन गए दुनिया के। अब पूंजीपति लोगों के लिए सरकारें किस तरह से काम करती हैं, इसका उससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता है। अब देखिए, इस कोरोना काल में जब दुनिया जो है पूरी तरीके से टूटी हुई है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, ऐसे में ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किस प्रकार से दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, इनका डायरेक्ट फ़ायदा इन लोगों को मिलता है, ना कि गरीब लोगों को। अभी इनकी वेल्थ बढ़ी है, इनकी वेल्थ बढ़ने से बताइए देश में गरीबी कम हुई है? बिल्कुल भी नहीं। गरीबी बढ़ेगी जरूर, लेकिन कम नहीं होगी। दूसरा इसमें क्या बताया गया, देखते हैं। In order to remove the disparity of income, government framed such type of taxation policy so that the poor may get commodities essential for their life and production of such commodities increases. For this purpose, heavy tax was levied on the luxurious goods used by rich people, articles and services of luxury or enjoyment. For this strategy was made to provide essential commodities to the poor people from fair price shops under public distribution systems. By doing so, it has tried to improve the living standard of the poor. Thus, government has tried that there should be decrease in the production of luxurious items utilized by rich, and available resources should be utilized to produce the commodities used by poor people. Therefore, government has undertaken such efforts. As a result, there will be increase in employment among the poor, ability to work would increase production, and finally income would increase, leading to better lifestyle. अब यहाँ पर बताया गया है कि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, जो इनकम के अंदर जो भेदभाव है हमारे यहाँ पर, यानी कि अमीरों के पास बहुत पैसा है और जो गरीब है वो बेचारे इतने गरीब हैं कि 2 वक्त का खाना भी जुटाने के लिए उनको काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। अगर आज वो मजदूरी पे नहीं जाएंगे तो आज शायद उनके घर में चूल्हा नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति है हमारे देश के अंदर। तो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या किया? अब दूसरा कदम सरकार के द्वारा ये उठाया गया कि उन्होंने जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको, उनके प्रोडक्शन पे बढ़ावा दिया गया है, और जो ऐसी लग्जरियस आइटम्स हैं जो कि सिर्फ अमीर लोग यूज़ करते हैं, उनके ऊपर सर्विस टैक्स और हैवी टैक्स उसके ऊपर लगा दिया गया है, ताकि उनका प्रोडक्शन कम हो और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके एसेंशियल चीज़ों का उपयोग, प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा सके। लेकिन हो क्या रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर आदमी 80 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर भी पेट्रोल डलवा लेता है, और जो नॉर्मल आदमी है वो भी बेचारा इतने का पेट्रोल डलवाने के लिए मजबूर है, और उससे उसकी जो बजट है पूरे घर का, जो पूरे महीने का बजट, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन ये जो सरकारें हैं, इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सरकारों ने जस्ट फॉर नेम से कहा जाए तो फेयर प्राइस शॉप्स खोली हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। अब फेयर प्राइस शॉप्स में एक एक व्यक्ति को 2-2, 4-4 किलो गेहूँ, अनाज, जैसे कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इनको खाने पीने की चीज़ें, चावल, दाल, गेहूँ, इवन कैरोसिन दिया जाता है जलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें दी जाती हैं बहुत ही कम दाम पे। लेकिन क्या इतना करना सफिशिएंट रहता है गरीब लोगों के लिए? इनको हम कम दाम पे ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि वो भूखे ना मरें, लेकिन क्या इस तरीके से पॉवर्टी एरेडिकेट होगी देश में से? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कोशिश की गई है सरकार के द्वारा कि भाई लग्जरियस आइटम के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए, और जो दूसरी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें हैं जो गरीब लोगों के लिए खासकर, उनका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाए। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, लोगों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। इससे उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, गरीब लोगों को, और एक बेटर लाइफस्टाइल की कल्पना सरकार ने की है, लेकिन अभी तक क्या है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगला जो स्टेप उठाया गया सरकार के द्वारा वो ये है, अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल सेक्टर, government implemented many programs like Land Ceiling Act, Regulation of Tenancy Act, Security of Cultivating Rights, etc. so that there is decrease in the income of rich farmers and landlords and increase in income of farm laborers or tenants, so that there may be improvement in the condition of the poor. अब सरकार के द्वारा कुछ एक्ट्स लागू किए गए हैं, जैसे कि आपने ऊपर नाम पढ़ा, लैंड सीलिंग एक्ट है, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट है, सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेटिंग राइट्स एट्सेट्रा। अब इनके द्वारा कोशिश की गई है कि जो बड़े फार्मर्स हैं, रिच फार्मर हैं, उनकी जो इनकम है उसमें थोड़ी डिक्रीज़ आए, और जो गरीब फार्मर्स हैं यानी कि लेबरर्स हो गए या फिर छोटे मोटे मजदूर हो गए या बहुत ही कम जगह पर खेती करने वाले छोटे किसान हो गए, उनकी कंडीशन में सुधार हो सके। लेकिन होता आज तक तो दिखा नहीं है, अब आगे कहाँ दिखेगा पता नहीं है।
Government has announced the policies to encourage agriculture, agriculture-related industries such like cattle rearing, dairy industry, pisciculture, and afforestation. It helps in order to develop small irrigation schemes, household industries, cottage industries, small-scale industries, etc. In order to make people self-reliant, government has stressed on labor-intensive industries so that employment increases. अब सरकार ने खेती के साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी बढ़ावा दिया है, जैसे कि अब जानते हैं आप कि खेती के ऊपर खेती जो है बहुत रिस्की रहती है। बारिश ज़्यादा होने से, बारिश कम होने से, ना होने से ये पूरे तरीके से नष्ट हो सकती है। तो ऐसे में सरकारों ने क्या किया है, जो अल्टरनेटिव बिजनेसेस रहते हैं, जैसे कि खेती के साथ साथ लोग जो हैं, जो खेतों में रहने वाले लोग हैं, वो अपना कुछ और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री हो गई, पिस्सी कल्चर हो गया, अफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा, पेड़ ज़्यादा लगाए जाएँ, ऐसी चीज़ें सरकार ने शुरू की हैं। और इवन सरकार ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि जगह जगह पर कैनल्स के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बढ़ावा दिया गया है, कॉटेज इंडस्ट्री, फिर छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। अब इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स काम करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अनाउंस्ड policies and helped many traditional industries, handloom and cottage industries. Arrangement have been made for many household industries so that there is increase in employment in rural areas. It has made arrangement to see that the youth of rural area gets opportunities of alternative employment. For this purpose, objective based education, training and skill development programs have been started. Government has implemented programs of self-employment as a part of strategy to improve their condition. For this purpose, new fields of employment have been opened so that their income increases. अब सरकार ने इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को, छोटी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रूरल एरियाज़ के अंदर। इसके साथ साथ एजुकेशन जो है उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को शामिल किया है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं, ताकि व्यक्ति जो है वो अगर उसको जॉब नहीं भी मिलती है तो अपना बिजनेस छोटा मोटा अपने स्किल के बलबूते वो अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा सरकार ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं जिनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स कहते हैं, जिसमें लोगों की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि किया तो बहुत कुछ किया है कि जैसे कि बैंकों से लोन आसानी से मिल जाता है अगर आप कुछ बिज़नेस छोटा मोटा शुरू करना चाहते हैं अपने आप तो, लेकिन कोशिश की जाती है सबके द्वारा कि सब जो सिचुएशन है, पॉवर्टी जो है उसमें सुधार हो, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। Government has improved the structure of education, health, residence, employment, family planning, communication, etc. It has improved irrigation facilities, roads, crop protection, skills and training field, agriculture, developed varieties of crops, bank loans for obtaining seeds, fertilizer, tractors, etc. Such type of variety of steps have been undertaken for rural upliftment. सरकार ने बहुत सारे काम किए। देखिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया। वैसे किसान जो है उनको काफ़ी जानकारी दी जाती है, सरकार के द्वारा मदद की जाती है, सब्सिडीज़ दी जाती हैं, आसानी से लोन मिल जाता है सीड्स और फर्टिलाइज़र के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए। मतलब कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इसका फ़ायदा सब लोगों तक पहुंच रहा है? जी नहीं। इसके लिए रीज़न हमारा वही है, करप्शन की बात है कि सब लोगों तक पॉलिसीज़ पहुँच नहीं पाती हैं। एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स हैव बीन क्रिएटेड इन होम इटसेल्फ so that youth does not migrate towards the cities, which causes the burden of population in cities. It has started schools at the village, and secondary and higher secondary schools have been opened at a close distance. By starting colleges at a close distance, facility has been created to provide technical and vocational courses and training centers. सरकार ने जो सेल्फ रिलायंट प्रोग्राम चालू किया गया है, तो उसके मुताबिक जो गांव में रहने वाले लोग हैं, पढ़ने लिखने के बाद वो शहरों की तरफ ना दौड़े, इससे शहरों पे बहुत वजन आता है, बर्डन आता है। ऐसा ना करके वो गांव में रहकर ही अपना काम शुरू करें, इसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रोग्राम्स चलाए हैं। इसके अलावा जो गांव हैं उनके अंदर लगभग सेकेंडरी तक स्कूल खुले हुए हैं, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल भी नियर बाय विलेज के अंदर खोले जाते हैं क्लोज डिस्टेंस में, फिर कॉलेजेस भी खोले गए हैं ताकि लोग जो हैं वो टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग लेकर अपना कोई भी कार्य स्किलफुल वर्क सीख सके। इन ऑर्डर टू टेक केयर दो स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर हायर स्टडीज़, दे आर एनकरेज बाय गिविंग देम मोटिवेशन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक हेल्प लाइक स्कॉलरशिप। अब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, फैसिलिटी ऑफ फ़ी यानी कि फ़ीस में भी कटौती की जाती है, रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं वहाँ पर फ्री या फिर कम दाम पर, कम पैसों में उनको वहाँ पर रहने की सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। और इसमें गर्ल्स एजुकेशन के लिए तो सरकार ने खास
काफ़ी कुछ किया है। Many programs for women empowerment have been started to make women self-reliant economically. Various solid steps have been taken to create self-employment. Thus, government is taking valid steps to combat the demon of poverty. Strategically, India will have to take firm steps to fulfill the dream of eradicating deep-rooted problems of poverty and to complete the mission of World Bank regarding eradication of poverty from the world by 2030. अब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी सरकार ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं। अब इस गरीबी रूपी जो ये दानव है, इससे लड़ने के लिए स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन हमारी कोशिश है अब तक ना काफ़ी रही है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जिस दर पे भारत में करप्शन बढ़ा हुआ है, ऐसे में इस बीमारी से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा। और भारत कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने जो एक उनका मिशन है वर्ल्ड बैंक का कि 2030 तक दुनिया से गरीबी ख़त्म हो जाए, हम उसमें पूरे तरीके से योगदान दें और ये पूरे तरीके से संभव हो पाए कि 2030 तक सब कुछ ठीक हो जाए। अब आगे एक प्रोग्राम के बारे में बताया गया PAP, जिसका फुल फॉर्म है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इन ऑर्डर टू मेक पॉवर्टी एलिवेशन सोल्यूशन सक्सेसफुल, the rural and urban people living below poverty line should get direct financial benefit from the various welfare schemes. There may be change in the names of these programs, but the basic objective is to create opportunity of employment for families suffering from poverty, improve agriculture, rural upliftment, food security, provide education, develop skill through training so that the economic condition may improve, leading social security and may brought them above poverty line. अब सरकार ने जो पॉवर्टी को हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर, लेकिन इन सब का ऑब्जेक्टिव एक ही है। भले उनका नाम अलग होगा, वो अलग स्टेट में अलग नाम से जाने जाते होंगे, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है और वो है गरीबी हटाना, द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब बात की जाए इसके लिए क्या क्या किया गया है वो देखते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और स्कीम्स में बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। इसको 5 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला है वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, देन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी, देन फिफ्थ वन प्रोग्राम्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज। प्रेजेंटली बात की जाए, मैनी सीरीज ऑफ programs are implemented in these 5 sections, but we will be making compiled and omnibus discussion of main programs out of them as follows। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, लेकिन हम उनमें से कुछ का ही यहाँ पर उल्लेख करेंगे, कुछ के बारे में जानेंगे। सबके बारे में जानना पॉसिबल नहीं है, तो हमारा चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम कुछ के बारे में जानते हैं। तो पहला इसमें जो टॉपिक दिया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि इसमें नाम के अंदर आपने देखा कृषि सिंचाई, कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर, सिंचाई का मतलब होता है इरीगेशन। तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया, देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट एंड सेक्टर्स रिलेटेड टू इट, यानी कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश की गई है। कैसे? इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा, यानी कि खेतीबाड़ी के लिए पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को सुधारा गया है। इरिगेशन फैसिलिटी शुड रीच एवरी पार्ट ऑफ एरिया। अब भारत जो है बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे गांव हैं भारत के अंदर, तो ऐसे में सब जगहों पर खेती लायक पानी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सब जगहों पर खेती लायक पानी पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री। तो खेती अच्छी होगी तो ऑब्वियसली धीरे धीरे लोगों के पास काम आएगा, लोग गरीबी से ऊपर उठेंगे। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि इरिगेशन फैसिलिटी सब जगह पर पहुँचाई जा सके। तो सरकार ने क्या किया है, छोटे बड़े डैम्स बनाए हैं जगह जगह पर पानी की समस्या से लड़ने के लिए। फिर जगह जगह पर वो बनाई गई हैं, कैनल्स की सुविधा की गई है, ताकि कैनल्स के द्वारा पानी जो है उन एरियाज़ तक पहुँचाया जा सके जहाँ पर पानी की कमी है। दूसरा यहाँ पर टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। अब यहाँ पर जैसे कि नाम जो है इंश्योरेंस शब्द इसके अंदर आ रहा है, तो आप जानते हैं जैसे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रहता है, आपकी हर एक चीज़ का इंश्योरेंस रहता है। अगर आपका गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो जितना भी खर्चा आता है वो कंपनी आपको पे करती है। तो ऐसे ही जब किसान हैं, जो बेचारे अन्नदाता हैं हमारे, वो जब फसल उगाते हैं तो फसल ख़राब हो जाने पे उनको भी तो इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने इंश्योरेंस प्लान्स भी बनाए हैं। तो इंश्योरेंस प्लान्स के अंतर्गत अगर कभी बारिश के कारण या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में उनको कुछ पैसा इन इंश्योरेंस कंपनीज़ के द्वारा दिया जाता है। अब इस प्रकार से देखिए, पूरी भरपाई तो नहीं हो सकती है फसल की, लेकिन
एटलीस्ट वो किसान जो कि उसने कर्जा लेकर वो फसल उगाई थी या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड या बीज वगैरह खरीदे थे, वो कम से कम उसका भुगतान करके अपने परिवार का पेट पाल सकता है। आगे है हमारा नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अब जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर, अब इसके मुताबिक भारत के हर एक जगह पर, यानी कि भले वो कोई भी एरिया में रहने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर शुद्ध पीने का पानी प्रोवाइड होना चाहिए। ये हमारा अधिकार भी है और ये हमें मिलना भी चाहिए। अब इसके मुताबिक हर एक फील्ड के अंदर पानी पहुंचना चाहिए, कैनल नेटवर्क एक्सपैंड होना चाहिए, सोइल एरोजन को रोका जाना चाहिए, नए नए ट्यूबवेल्स लगाए जाने चाहिए ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, ताकि पानी के अंदर जो सैलिनिटी है, यानी कि जो नमकीन पानी है, उसकी जगह लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए तो एटलीस्ट मिल सके। इसके अलावा जगह जगह पर पॉन्ड्स बनाए गए हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट किया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स। मतलब कुल मिला के ये जो सिस्टम है, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पीने लायक पानी, शुद्ध पानी हर एक जगह पर प्रोवाइड करवाना जहाँ पर भी लोग रहते हैं। अब इस पानी का उपयोग इरिगेशन के लिए भी किया जा सकता है, इसका उपयोग पीने के लिए भी किया जा सकता है और अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी किया जा सकता है, बट दैट वाटर शुड बी प्योर। इस पानी का प्योर होना बहुत ही ज़रूरी है, ये सरकार की स्कीम के अंदर आता है। आगे हमारा ई नेम स्कीम। अंडर द प्रोग्राम एग्रीकल्चर मार्केट हैव बीन सेट अप फॉर द farmers in which farmers may get their products listed. Online traders may bid from any place. Objective of this plan is to save farmers from loss faced by them due to mediators. अब इसके मुताबिक ये स्कीम, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल बहुत ट्रेंड है। आप बहुत सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और मिंत्रा से मंगवाते होंगे, तो आप देखते हैं कि वो चीज़ें आपको मार्केट रेट से काफ़ी कम में पड़ती हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये नहीं है कि वो चीज़ें नकली होती हैं या वो चीज़ें ख़राब होती हैं या उनकी क्वालिटी ख़राब होती है, नहीं। इसका रीज़न है कि वो चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आती हैं और उसमें जो मार्जिन रहता है वो बहुत ही कम रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन जब आप दुकानों से वो चीज़ ख़रीदते हैं तो वो एक सेलर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे का, इस तरह एक चेन बन जाती है पूरी सेलर्स की, जिस कारण से हर एक सेलर अपना प्रॉफिट रख के उसके अंदर उसका दाम काफ़ी बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन चीज़ों की बिक्री करते हैं, सरकार ने फार्मर्स को भी ऐसा ही करने की हिदायत दी है और इसके लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसमें जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट कर देते हैं और फिर ब्रोकर्स जो होते हैं, जो परचेजर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स, वो इसको ख़रीदते हैं बोली लगाकर और इससे उनको मैक्सिमम फ़ायदा मिलता है उनकी क्वालिटी के हिसाब से। अब होता यूँ था कि जो पहले समय में जो किसान थे वो क्या करते थे, वो बेचारे अपनी फसलें काट कर रख लेते थे और फिर बाद में व्यापारी वहाँ पर चक्कर लगाते थे। व्यापारी जानबूझकर उनकी फसल का कम दाम लगाएंगे और किसान जो है अगर वो कम दाम पे नहीं बेचेगा तो अपनी फसल को कब तक संभालेगा, कहाँ रखेगा वो इतनी फसल। खेत में पड़ी पड़ी उसको रात को पशु पक्षी ख़राब करते हैं। अगर कोई बारिश वगैरह ऐसा कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो वो फसल बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। ऐसे में उनको कम दाम पे अपनी फसल बेचनी ही पड़ती थी मजबूरी में। लेकिन इसके अंतर्गत जो स्कीम चालू की है, इसके मुताबिक सरकार जो है हेल्प कर रही है फार्मर्स को कि ऑनलाइन बिडिंग किया जाए, ऑनलाइन बोली लगाई जाए, ताकि अच्छी किस्म के अनाज के लिए अच्छा पैसा किसानों को मिल सके। तो ये कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो हो सके और पॉवर्टी को एरेडिकेट किया जा सके। 2 मिनट बेटा ब्रेक ले रहा हूँ, 2 मिनट के लिए। हमारा अगला टॉपिक है फ्रॉम ग्रामोदय टू भारतोदय। जैसे कि यहाँ पर नाम सजेस्ट करता है ग्राम उदय। ग्राम उदय मतलब जब गांव का उदय होगा, गांव जब राइज करेंगे तो भारत उदय करेगा, यानी कि देश हमारा पूरा उदय करेगा, यानी कि राइज करेगा। Through such programs, farmers-oriented plans have been made to prevent loss faced by the farmers due to wild animals damaging the crops by providing them economic help to build fencing to protect their crops. Production of grass for cattle at the time of crisis or drought, and to help to construct cattle shelter for rain forecasting and discovering mineral-rich regions through ultra-modern satellite or drone techniques. अब इसके अंतर्गत सरकार ने बहुत अच्छा ये योजना चालू की गई है। भले ही सब तक लाभ पहुँचे या ना पहुँचे बात अलग है, लेकिन अगर ये शुरू किया गया है तो बहुत ही अच्छा है, प्रावधान है। अब आप जानते हैं फसलों को वाइल्ड एनिमल्स ख़राब कर देते हैं, तो ऐसे में सरकार फसलों को बचाने के लिए, उनके जो डैमेज को रोकने के लिए फेंसिंग के लिए भी सरकार उनको पैसा देती है कि आप फेंसिंग करवाओ। फिर घास वगैरह उगाई जाती है ताकि कैटल को बारिश ना होने पर, ड्रॉट के समय पे जो
पशु हैं जो उनको खाना मिल सके। इवन कैटल शेल्टर भी बनाए जाते हैं। फिर रेन फोरकास्टिंग के लिए भी सरकार आजकल किसानों को ये भी बता देती है, आप जानते हैं कि कब बारिश होने वाली है, ये जानकारी हम तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है। फिर डिस्कवरिंग मिनरल रिच रीजन्स, आपका जो जहाँ पर आपकी ज़मीन है वहाँ पर मिनरल्स अगर कोई निकलता है तो उसके लिए भी सरकार जो है मॉडर्न टेक्निक से ड्रोन और सैटेलाइट्स की मदद से ये पता लगाती है कि क्या आपकी फसल जो जहाँ पर आपका खेत है वहाँ पर कुछ और कोई मिनरल्स तो नहीं है ज़मीन के नीचे। अगर ऐसा होता है तो किसान तो माला माल हो जाएगा। इसके अलावा प्रोविजंस मेड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड सर्वे का रिकॉर्ड रखा जाता है। देन दे गेट हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग एटसेट्रा, एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टर, हेल्प इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर टैंक। इसके अलावा सरकार बहुत सारी जो मदद इनको करती है, कैसे, फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि इनको पैसा दिया जाता है किसानों को। अब पैसा दिया जाता है मतलब कि इनको लोन आसानी से मिल जाता है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट रेट कम रहता है। किसान जो है वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है या फिर वो कोई वाटर टैंक बनाना चाहता है, वहाँ पर बड़ा सब्सिडी उसको मिलती है। फिर प्लांट्स की क्वालिटी, क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो अच्छी किस्म के बीज उगाना चाहता है, या फिर सब कुछ जो कुछ भी वो अपनी एक बेटर खेती के लिए करना चाहता है, वो सब चीज़ें वो सरकार उनको प्रोवाइड करवाती है लोन के रूप में। और लोन जो है उसमें भी उनको सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ बनाई जाती हैं जहाँ पर अच्छी किस्म की जो बीज हैं वो तैयार किए जाते हैं और उनको मार्केट में बेचा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और फसल में इजाफा हो सके। इसके अलावा वाटर शॉर्टेज के समय के लिए रिजर्वर्स बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। फिर उनकी लेंथ को बढ़ाया जाता है, डेप्थ को बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ स्टोर किया जा सके। अगर डैम्स हैं जैसे कि चेक डैम्स बिल्डअप किए जाते हैं, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है लोगों को मिल सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट। तो ये सब काम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही करते हैं। इसका अगला हमारा टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। जैसे कि नाम आपको बता रहा हूँ मैं, ग्राम ज्योति, ग्राम मतलब गांव, ज्योति मतलब यहाँ पर लाइट की बात की जा रही। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे इलाकों में आज भी हमारे यहाँ पर बिजली बहुत ही कम रहती है, लेकिन अब पिक्चर चेंज हो चुकी है। पहले क्या था, गांव के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे थे, इवन पंजाब हरियाणा जैसे डेवलप्ड स्टेट के अंदर भी जो लाइट थी वो बहुत ही 6 से 8 घंटे लाइट रहती थी, वो भी बारी के हिसाब से, यानी कि एक हफ्ता सुबह रहेगी, एक हफ्ता शाम को रहेगी। तो ऐसे में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था किसानों को जो कि अपनी फसलों को पानी देना चाहते थे उनके लिए खासकर। तो ऐसे के लिए नई लाइंस बिछाई गई हैं विलेजेस के अंदर ताकि बिजली वहाँ पर 24/7 अवेलेबल रहे। तो इसके लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है इवन सोलर एनर्जी प्लांट्स लगाने के लिए भी, ताकि वो सोलर एनर्जी प्लांट्स में उनको खर्चा भी कुछ नहीं आएगा और बिजली भी उनको 24 घंटे मिलती रहेगी। तो ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा शुरू की गई भी अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। हमारा अगला टॉपिक है सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। आदिवासी महिलाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, गाइडेंस दिया जाता है ताकि वो पशुओं को पाल सकें अंडर कम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रीपर क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, फॉर द कंस्ट्रक्टिंग पवेलियंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग एट्सेट्रा, समरस हॉस्टल्स एंड स्मार्ट आश्रम्स आर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड। अब आदिवासी लोगों को डेवलप करने के लिए, कि अगर खेतीबाड़ी से जुड़े रहें, अगर वो जंगलों में रहकर ही पेड़ों को बचाएं और वहीं रहकर ऐसे मतलब फार्मिंग करें, जैसे कि आप जानते हैं जूम फार्मिंग के बारे में, फिर उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो काम कर सकें। इसके लिए आश्रम्स भी बनाए गए, हॉस्टल्स भी बनाए गए हैं जहाँ पर वो रहकर इसकी ट्रेनिंग भी लेते हैं और फिर बाद में उनको काम भी प्रोवाइड करवाया जाता है। देन एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्म। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है देश के अंदर। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग ना किया जाए। अब ऐसे फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो सरकार जो है फार्मर्स को हेल्प करती है रजिस्ट्रेशन करने में, फिर फीस जो है वो भी पे की जाती है, और हेल्प इन परचेजिंग फार्म प्रोडक्ट्स। उस फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं जो ऑर्गेनिक जो हैं उनको ये ख़रीद भी लेती है सरकार।
फिर इसके लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन जो फार्मर्स को चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कम दाम पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो सब सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिर प्रॉपर मार्केट फॉर सेलिंग, ये सब चीज़ें सरकार इनको देती है ताकि जो लोग हैं, किसान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़े। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का आज देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में काफ़ी डिमांड है। नेक्स्ट कम्स चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। अंडर दिस प्लानिंग इज़ डन। अब जैसे कि रोड स्कीम की बात है तो विलेजेस जो हैं उनको, जो कि पहले हम विलेज की बात करें तो विलेज का नाम सुनते ही हमारे सामने क्या आता था, एक कच्ची सड़क होगी जिसके ऊपर गड्ढे होंगे बहुत सारे। लेकिन अभी पिक्चर चेंज हो चुकी है, छोटे छोटे गांव जो हैं उनको मेन रोड से जोड़ा गया है और इवन हाईवेज़ के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। फिर जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड करवाया गया है। देन माँ अन्नपूर्णा योजना, इसके अंतर्गत जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो कि बहुत ही बीपीएल के नीचे रहती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले हैं, और उनको विलेज क्या दिया जाता है, 35 किलो फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं एक फैमिली के हिसाब से हर महीने गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। अब गुजरात की बात करें तो लगभग 35 किलो अनाज दिया जाता है उनको, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, बिल्कुल फ्री। एंड द पुअर पीपल ऑफ मिडिल क्लास आर गिवन 5 kg फूड ग्रेन्स एट लो रेट। और जो पुअर लोग हैं मिडिल क्लास के, जो कि मध्यम वर्ग के लोग हैं और लेकिन पुअर हैं, उनको 5 किलो फूड ग्रेन्स दिया जाता है कम दाम पे, जिसमें गेहूं जो है वो 2 रुपये किलो और चावल है वो 3 रुपये किलो दिया जाता है फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर। और लगभग 3.82 करोड़ पीपल, 3 करोड़ 82 लाख लोग जो हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत फ़ायदा लेते हैं फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत। बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सम ऑफ मनी स्पेंट ऑन फूड विल बी सेव्ड। इससे बहुत सारा पैसा ये लोग जो खाने पे लगाएंगे वो सेव किया जा सकता है, जो बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज संसद आदर्श ग्राम योजना। इसके अंतर्गत जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए जो एमपीज़ रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं, जो नेता हम लोग चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम बोलते हैं एमपी, उनको एक एक जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस भी इलाके से वो लड़ते हैं इलेक्शन, उस इलाके के कुछ विलेजेस को या फिर 1, 2, 3 या कुछ भी विलेजेस को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब वो गोद ले लेते हैं, यानी कि कहने का भाव कि वो उन 2, 3, 4 गाँव के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी पूरी उठा लेते हैं। फिर वहाँ पर एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हो, सब काम करना फिर उनकी जिम्मेदारी में आता है। और लोगों की स्थिति में सुधार करना, ये सब उनको देखना होता है। तो इस प्रकार से इतने बड़े देश में जो एमपीज़ हैं वो धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ अपने गांव को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नाम दिया गया मनरेगा, आपने सुना होगा ये नाम। इसके अंतर्गत जो गांव के लोग हैं जिनको काम नहीं मिलता है, सपोज़ गांव में रहकर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप शहर की तरफ पलायन करेंगे ताकि आपको काम मिले और आप पैसा कमाकर अपने परिवार का पेट पाल सकें। लेकिन ऐसे में लोगों को शहर की तरफ पलायन करने से रोकने के लिए सरकार ने फिक्स्ड वेज देना शुरू किया है डेली के तौर पे। जैसे कि 100 दिन का जो काम है वो सरकार की तरफ से गारंटीड दिया जाएगा, यानी कि 100 दिन तक आपको गांव में काम मिलेगा। 100 दिन का मतलब यहाँ पर 7 घंटे हर रोज़ काम करना होगा। और इसके अलावा सरकार ने जो डेली वेजेस है उसको फिक्स कर दिया है कि एक दिन में आपको कितना पगार मिलना चाहिए। इफ़ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन एज पर रूल गवर्नमेंट हैज़ टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर सरकार जो है वो इसके बाद काम देने में विफल रहती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी उन लोगों को मिलेगा जिनको काम नहीं मिलता है। इन दिस वर्क्स लाइक वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, यानी कि अब काम क्या करवाया जाए, 100 दिन तक उनसे काम क्या करवाया जाए। अब 100 दिन के लिए जो उनको एम्प्लॉयमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है उसके अंतर्गत गाँव को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि डेवलपमेंट वर्क ऑफ विलेज जो है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट हो गया, गाँव के अंदर प्राइवेट टॉयलेट बनाना, फिर पर्सनल वेल्स हो गया, वर्क जैसे कि लेवलिंग द प्लेन लैंड जो है, लैंड ऊबड़ खाबड़ उसको लेवल करना, फिर हॉर्टिकल्चर हो गया यानी कि बागवानी, बाग लगाना, फिर लेबर वर्क इन इंदिरा आवास योजना के अंदर उनको लेबर वर्क दिया जाता है। फिर कैटल शेड बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने का काम, यानी कि कुछ भी ऐसा काम उनको देना जिससे गांव के अंदर डेवलपमेंट हो। इवन ट्री प्लांटेशन ऑन रोड साइड, रोड के दोनों तरफ ट्री प्लांटेशन काम जो है, फिर कैनल्स को क्लीन करना, ये सब काम उनको दिए जाते हैं
ताकि 100 दिन तक उन लोगों को काम मिले और इससे गांव साफ भी हो जाएगा, गांव के अंदर फैसिलिटीज़ भी आएंगी और उनको काम भी मिलेगा। अगला टॉपिक हमारा मिशन मंगलम। थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ यूनाइटेड वुमेन फॉर फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। इसके अंतर्गत महिलाएं जो हैं आजू बाजू के एरियाज़ की, उनको सखी मंडल में या फिर सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के अंदर शामिल किया गया है। हेयर दे आर गिवन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, यहाँ पर उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वो अपने द्वारा अपने आप ही अपने घरों में बैठकर ही काम शुरू कर सकते हैं, मिलजुल कर ग्रुप बनाकर, या फिर उनको सरकार के द्वारा थोड़ा बहुत लोन मिल जाता है और अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पापड़ बनाना घर पे हो गया, पिकल, अगरबत्ती, यानी कि गृह उद्योग शुरू करना। अगला टॉपिक है हमारा दत्तोपंत थेगड़ी ब्याज क्षय योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है वो लोन देती है उन लोगों को, उन किसानों को, उन वर्कर्स को, उन आर्टिसंस को, कारीगरों को जो कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कटेज इंडस्ट्री पे काम करते हैं। उनको कम दाम पे लोन दिया जाता है ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सकें और फिर चीज़ें बनाकर बेच सकें। नेक्स्ट, ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। इसके मुताबिक लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो उनकी मदद करती है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। इसके लिए वो क्या करती हैं, वो लोन देती हैं, इवन सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। सब्सिडी का अर्थ होता है सरकार जो है वो अगर आपको 10 लाख रुपए लोन दे रही है तो उसमें से कुछ लोन वो आपको माफ़ कर देगी और बाकी लोन जो बचेंगे वो आपको भरना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें सरकार कर रही है गरीबी को हटाने के लिए। विद द न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैंड एंड इकोनॉमिक हेल्प। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है फ्री में, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैंड और इकोनॉमिक हेल्प भी दिया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि यंगस्टर्स जो हैं देश के, वो देश से बाहर जाने की बजाय, शहरों की तरफ भटकने की बजाय या फिर गलत धंधों में पड़ने की बजाय एक अच्छा भविष्य बना सके अपना और देश को भी एक अच्छा भविष्य दे सके। अगला टॉपिक है हमारा वाजपेयी बैंकेबल योजना। इस प्रोग्राम के अंतर्गत गांव और शहरों के जो लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि 18 साल से लेकर 65 साल के बीच की उम्र के हैं और एजुकेटेड हैं कम से कम 4th स्टैंडर्ड तक, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब इस ट्रेनिंग के बाद वो इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल क्राफ्ट बनाना जारी कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है, फाइनेंस दिया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है ताकि वो अपने आप काम शुरू कर सकें। थ्रू एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ implemented plans to provide employment to 10 lakh people by setting up agro food processing unit along with helping in export of processing food products so that poverty may be reduced। इसके अलावा एग्रो बिजनेस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने लोगों को लोन दिया है, उनको पैसे दिए हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। लगभग 10 लाख लोगों को एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई गई। क्या लगाया गया? एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, यानी कि जो एग्रीकल्चरल फूड रहता है हमारा, जो खेतों से हम चीज़ें लाते हैं खाने वाली, उन सब चीज़ों को वहाँ पर प्रोसेस किया जाता है और उसको बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है प्रोसेस फूड को, और इनके अंदर काफ़ी सारे लोगों को काम मिला है। तो ये सरकार ने कोशिश की है कि इस प्रकार से जो पॉवर्टी है उसको धीरे धीरे कम करके एरेडिकेट करने की कोशिश की जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।